हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। भारत में पटाखों का शुरुआती चलन। आतिश दीपंकर नाम के बंगाली बौद्ध धर्मगुरु ने चीन, तिब्बत और पूर्व एशिया की यात्रा में पटाखों के बारे में सीखा और 12वीं सदी में भारत में ये विचार लेकर आए। भारत में आतिशबाजी की शुरुआती नोट्स अब्दुल रज्जाक के मिलते हैं, जो तिमुरिड सुल्तान शाहरुख का एम्बेसडर था और विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में तैनात था। 1443 के महानवमी त्योहार का वर्णन रज्जाक ने किया है। पीके गौड़ की किताब द हिस्ट्री ऑफ फायर वर्कर्स इन इंडिया बिटवीन एडी 1400 एंड 1900 में एक पुर्तगाली यात्री दुराते बारबोसा के हवाले से लिखा गया है कि 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजी की गई थी। भारत में पटाखे मुगलों से भी पहले 300 ईसा पूर्व रची गई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक ऐसे अग्निचूर्ण का विवरण है जो तेजी से चलता था, तेज लपटें पैदा करता था और अगर इसे किसी नलिका में ठोस दिया जाए तो तेज आवाज करता था। 8वीं शताब्दी में लिखी गई वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में भी ऐसे चूर्ण का उल्लेख है। भारत का जिक्र होने के बावजूद उस वक्त तक पटाखों के प्रचलित होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 1526 में काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया। उसके बारूदी तोपों की आवाज सुनकर भारतीय सैनिक डर गए। माना जाता है कि अगर उस वक्त तक पटाखों की परंपरा रही होती तो शायद ये सिपाही इतना ना डरते। चीन से दुनिया में फैले पटाखे। यूरोप के इतिहासकारों का मानना है कि भारत के फॉर्मूले को सबसे पहले ही रोजर बेकन नाम के यूरोपीय रसायनविद ने खोजा था। 13वीं और 15वीं शताब्दी तक पटाखे चीन से निकलकर यूरोप और अरब में फैल चुके थे। यूरोपीय शासक अपनी प्रजा को खुश करने और महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने महल को रोशन करने के लिए आतिशबाजी के शौकीन थे। इसके बाद पटाखे अमेरिका पहुंचे और वहां पहले स्वतंत्रता दिवस से ही आतिशबाजी जश्न का हिस्सा बन गई। फॉर्मूले की खोज। दरअसल वो पीली मिट्टी सल्फर थी जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गई। चीन में कुछ सैनिकों ने पहाड़ से पीले रंग की मिट्टी लेकर एक बगीचे में डाल दी। संयोग से वहां पहले से कोयले के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन तेज धूप निकलने के बाद उस जगह जोर का धमाका हुआ और आसपास के पेड़ राख हो गए। चीनियों ने इस बारूद को बांस नली में भरकर पहली बार हैंडमेड पटाखे बनाए। बाद में बांस की जगह कागज का इस्तेमाल किया जाने लगा। शुरुआत चीन से। करीब 2200 साल पहले चीन के लुयांग में पटाखे फोड़ने की शुरुआती सबूत मिलते हैं। ये पटाखे दरअसल बांस की छड़ी होती थी जिन्हें आग में डालने पर फटने की तेज आवाज निकलती। त्योहारों और प्रमुख मौकों पर चीनी लोग आग में बांस डालकर उसके फटने की आवाज से सौभाग्य की कामना करते थे। चीन में मान्यता थी कि पटाखों के शोर से डरकर बुरी आत्माएं, विचार और दुर्भाग्य भाग जाएंगे। इस दिवाली कई राज्यों में पटाखे बैन। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सभी तरह के पटाखों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। पंजाब सरकार ने साफ किया है कि 24 अक्टूबर को शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे छुटा सकते हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे खरीदे जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों के स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल राज्य में पटाखे फोड़ने और बेचने पर बैन लगा दिया है। दिवाली को शाम 8 से 10 बजे और छठ को शाम 6 से 8 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है। भारत में पटाखों के कारखाने। पूरी दुनिया में पटाखों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में पटाखों का व्यापार 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 1923 में अय्या नादर और शनमुगा नादर काम की तलाश में कलकत्ता गए और एक माचिस की फैक्ट्री में काम शुरू किया। काम सीखकर वो तमिलनाडु के शिवकाशी लौट गए और माचिस की फैक्ट्री की नींव डाली। 1940 में एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन करने पटाखे वैध कर दिए गए तो नादर बंधुओं ने फौरन एक पटाखा फैक्ट्री खोल दी। धीरे धीरे शिवकाशी पटाखों का गढ़ बन गया। देश के 80% पटाखे यहीं बनाए जाने लगे। हालांकि चीन पटाखे आने के बाद इसकी हिस्सेदारी कुछ कम हुई है। दिवाली में आतिशबाजी का प्रचलन। 18वीं शताब्दी तक दिवाली में पटाखों की विधिवत शुरुआत हो चुकी थी। कोटा में दिवाली का जश्न मनाने की बात पेशवायांची बखार नाम की मराठी किताब में मिलती है। महादजी सिंधिया ने इस जश्न के बारे में पेशवा सवाई माधवराज को बेहद खूबसूरत शब्दों में बताया है। दिवाली का त्योहार कोटा में 4 दिन तक मनाया गया। लाखों दिए जलाए गए। कोटा के राजा ने राजधानी परिसर के बाहर 4 दिन तक आतिशबाजी करवाई।
इसे पटाखों की लंका कहा गया। इसमें राक्षसों से घिरा हुआ रावण बैठा था। वहीं बारूद से बने हुए बड़े से हनुमान थे। हनुमान की पूंछ में आग लगाकर लंका दहन किया गया। ये सुनकर पेशवा ने अपने यहाँ भी ऐसा जश्न मनाने का आदेश दिया। शादियों में आतिशबाजी का चलन। सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बेटी की शादी में 80,000 रुपये सिर्फ आतिशबाजी पर खर्च किए थे। पीके गौड़ अपनी किताब में मराठी संत कवि एकनाथ की 1570 में लिखी एक कविता का जिक्र करते हैं, जिसमें रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी होने की बात है। शादी में आतिशबाजी का यह चलन 19वीं सदी में भी रहा, जब 1820 में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव द्वितीय ने अपनी दूसरी शादी में 3,000 रुपये केवल आतिशबाजी पर खर्च किए थे। उस समय के हिसाब से ये बड़ा खर्च था, इसलिए इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे ब्रेन हेमरेज के कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, मरीज को जैसे दोहराना और साथ में मुंह में से झाग आना, आंखें ऊपर की तरफ हो जाना और बेसुध हो जाना। खेतों का रास्ता जैसे कचेरले वाला रास्ता है, लोगों को आने जाने में, भुट्टे लाने में बड़ी परेशानी होती थी। वो ईंटों का खड़ंजे का पक्का लगवा दिया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।